जुनूनियत, इश्क और बदले की। दोस्तों, यह कहानी मेरी नई कहानी है। पुरानी कहानी रंजिश वाली मोहब्बत समाप्त हो चुकी है, जिसका दूसरा सीज़न जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आएगा। तब तक आप इस नई कहानी के मज़े लीजिए। ये नई कहानी है जुनूनियत, इश्क और बदला। ये इश्क और बदले की ऐसी बेपनाह इश्क की दास्तान है जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के भाग जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जुनूनियत, इश्क और बदले की, एपिसोड नंबर 48। अब तक आपने पढ़ा, मानसी ने अदिति को वह सच्चाई बता दी जिसके बारे में अदिति कुछ नहीं जानती थी। आइए देखते हैं सच्चाई जानने के बाद अदिति का क्या रिएक्शन होता है। क्या वह मानसी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कुछ करती है या फिर कहानी में आने वाला है कोई नया मोड़। चलिए जानते हैं अब आगे। मानसी की बात सुनकर अदिति हैरान थी। अदिति मानसी से बोली। अदिति बोली, कर्ज? वो किस बात के थे? मानसी बोली, वो मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई के लिए लिया था। तुम जानती हो अदिति, अगर तुम अपने करियर के लिए घर से भागी तो मेरा करियर दांव पर लगा। और अब तुम मुझे स्टैंड लेने के लिए बोल रही हो। तुमने क्या खुद स्टैंड लिया? तुम चाहती तो पुलिस में कंप्लेंट करती, पूरी दुनिया के सामने सोमेश का काला चिट्ठा रखती, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने घर छोड़कर भागना ठीक समझा, भले ही तुम्हारी वजह से किसी की लाइफ क्यों ना सफ़र करनी पड़े। तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? और अब देखो, तुम इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही हो, लेकिन याद रखना अदिति, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हें एक मासूम लड़की की आंसू लगेंगे, उस लड़की के पिता के आंसू लगेंगे। बकफेरी की रस्म के लिए जब मैं अपने घर गई तो अपने जख्मों को दिखाकर अपने पिता के सामने इस कदर रो पड़ी कि मेरे पिता सदमे से बेहोश हो चुके थे। जब मैं अपने पिता से मैंने ये कहा कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, तो जानती हो उन्होंने क्या कहा? कि तुम्हारे पिता के बहुत एहसान है उन पर, इसलिए इस रिश्ते को मुझे कैसे भी करके चलाना पड़ेगा। अदिति ने मानसी की बात सुनी तो वो सारी सच्चाई जानकर हैरान थी। अदिति को अब अपने किए काम पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अदिति मानसी की ओर देखकर बोली। अदिति बोली, देखो मानसी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया है, और मेरी स्थिति भी समझने की कोशिश करो। तुम्हारे लिए कहना आसान है कि मैंने उस समय कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिखाया, मैं क्यों नहीं गई पुलिस के पास। दरअसल सोमेश के पिता के जवाई पुलिस में सबसे बड़े विभाग में कार्यरत थे। अगर मैं पुलिस में जाती तो भी कुछ नहीं होता, उल्टा सोमेश और ज़्यादा निर्भीक हो जाता। ये सब करने में उसे मज़ा आ रहा था, इसलिए मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा और मैं घर से भाग आई। लेकिन मानसी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ, अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, हम कुछ और कर सकते हैं तुम्हें इस रिश्ते से बाहर निकलवाने के लिए, और तुम्हारे बाबा को भी सोमेश से डरना नहीं पड़ेगा। तुम मुझे बताओ सारी सच्चाई। मानसी बोली, बाबा को डरना नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि मेरे बाबा कभी नहीं डरने वाले हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। जानती हो क्यों? क्योंकि सोमेश की माँ मुझे हमेशा ताना देती थी कि मैं उनके मन मुताबिक दहेज नहीं लेकर आई। अरे कहाँ तुम एक सबसे बड़े ज़मींदार की अकेली बेटी, और कहाँ मैं मामूली से कुम्हार की बेटी। बेटी दोनों की थी, लेकिन दोनों के स्टेटस में बहुत फ़र्क था। मेरे पिता ने बड़ी कठिनाई से मुझे पाला पोसा था, मुझे पढ़ाया था ताकि मैं उनकी गरीबी दूर कर सकूं, लेकिन ऐसा हो ना सका। तुम्हारी खुदगर्जी की वजह से मेरे सपनों की बलि चढ़ गई, और फिर एक दिन वो रात आई, उस दिन मेरे पिता मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। सोमेश ने मेरे पिता को अपने घर बुलाया था। मैं खुश थी उस दिन। मुझे लगा शायद सोमेश बदल रहा है, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पिता को वहाँ बुलाकर जलील करने का इरादा था उनका। उनके परिवार वालों ने मेरे पिता को इतना जलील किया कि मैं वो सदमा आज तक नहीं भूली हूँ, और मेरे पिता वो सब कुछ बर्दाश्त न कर सके और हार्ट अटैक से वहीं चल बसे। फिर भी इन लोगों का दिल नहीं पसीजा। जब तक तुम्हारे पिता हमारे घर नहीं आए, तब तक उन्होंने मेरे पिता की लाश को यूं ही ज़मीन पर किसी पड़े कचरे की तरह रखा हुआ था। तुम्हारे पिता मेरे घर आए, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर चले गए, थोड़ी थोड़ी बहुत सहानुभूति भी दी, और अपने फ़र्ज़ निभाकर कुछ दिनों में वापस मुझे सोमेश के घर भेज दिया। सोचो अदिति, अगर मेरी जगह में तुम होती तो क्या तुम्हारे पिता तुम्हें यूँ सोमेश की मार खाने देते? बताओ। मानसी की ये बातें सुनकर अदिति सोच में पड़ गई, और काफ़ी सोचते हुए उसने मानसी को जवाब दिया। अदिति बोली, तुम सही कह रही हो मानसी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बातों को भी और तुम्हारे ऊपर जो बीत रही है उसको भी, लेकिन एक बार तुम मेरी बात भी समझने की कोशिश करो। मानसी रोते हुए बोली, क्या समझने की कोशिश करूं मैं अदिति? सच्चाई कड़वी होती है। मैंने तुम्हें सच्चाई से रूबरू क्या करवाया, तुम तो सफाई देने में लग गई।
खैर, मुझे तुमसे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। जो होना था वो हो चुका। बेहतर होगा कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना कहकर मानसी वहाँ से जाने को हुई थी कि तभी अदिति मानसी को रोकते हुए बोली। अदिति बोली, जो हाल तुम्हारा हुआ है शायद हाँ वो हाल मेरा भी होता, और मेरे पिता भी मुझे वही कहते जो तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा। तुम जानती नहीं हो मेरे पिता को। अगर मैं घर से नहीं भागी होती तो शायद मेरे घर में मेरी लाश वापस आती। जब मैं सोमेश के घर गई थी देखने के लिए कि उसका रहन सहन कैसा है, पारिवारिक माहौल कैसा है, तो मुझे वहाँ सोमेश की चचेरी भाभी दिखी थी। उनके शरीर पर पड़े जख्मों को देखकर मैं तुरंत समझ चुकी थी, और रही सही कसर बाकी लोगों ने पूरी कर दी। एब्यूज़ करना, ताने मारना, गालियाँ देना उस घर में आम सी बात थी। इसलिए मैंने अपने पिता को साफ इनकार कर दिया था कि मैं इस रिश्ते को नहीं चलाऊंगी। लेकिन मेरे पिता ने इस बात से मना ही कर दिया कि वो इस रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे। अगर मैं नहीं भागती तो मेरा हर्ष तुम्हारे हर्ष से ज़्यादा बड़ा होता, क्योंकि मैं सोमेश से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और सोमेश मामूली 10 पास लड़का है जो कभी नहीं चाहता था कि उसकी शादी ऐसी लड़की से हो जो पढ़ी लिखी हो। लेकिन मेरे पिता ने मेरी इज्जत की वजह से मुझे पढ़ाया। सोमेश ने तो तब भी इनकार किया था कि मेरे पिता मुझे ना पढ़ाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता। लेकिन मेरे पिता ने उसके सामने शर्त ही यही रखी थी कि अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो उसे इस बात से दूर रहना होगा कि मैं अपनी पढ़ाई को पूरी ना करूं। लेकिन मानसी, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, और मैं ये भी मानती हूँ कि शायद उसमें कुछ हद तक मेरा भी हाथ है। लेकिन समझने की कोशिश करो। अगर मुझे पता होता कि ये सब होता है तो शायद मैं घर से नहीं भागती। पर अब तुम हिम्मत करो, तुम्हें इस दलदल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें सोमेश के रास्ते से आज़ाद कर दिया जाए, तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं पापा से बात करूंगी। अगर वो तुम्हें बेटी का दर्जा दे रहे हैं तो उन्हें बेटी होने का मान सम्मान भी तुम्हें देना पड़ेगा। मानसी बोली, मैंने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया है अदिति, लेकिन शायद खतरा तुम पर आ चुका है, क्योंकि सोमेश यहाँ तुम्हारे लिए आया है। जैसे ही अदिति ने मानसी के मुंह से ये बात सुनी तो वह हैरानी से मानसी को देखने लगी। अदिति बोली, मेरे लिए? मतलब? मानसी की कही बातें सुनकर अदिति हैरान थी, और जब मानसी ने अदिति को यह कहा कि सोमेश उसके लिए वहाँ आया है तो ये सुनकर तो अदिति की आंखें बड़ी हो गई। अदिति मानसी से बोली, मेरे लिए कहने का क्या मतलब है तुम्हारा मानसी? मानसी बोली, तुम्हारे लिए कहने का मतलब ये है कि वो यहाँ तुम्हारे लिए आया हुआ है। वो अभी तक तुम्हें भूला नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझसे शादी हो जाने के बाद उसके दिल दिमाग में तुम नहीं छाई हुई थी? वो तुम्हें पिछले 1 साल से ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैं तो सिर्फ उसकी प्यास बुझाने के लिए रखी हुई एक लड़की हूँ जिससे पत्नी का दर्जा कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारे मिलने के बाद वो मुझे तत्काल घर से निकालने की प्लानिंग बना रहा है। वो तुम्हारे बारे में पता चलते ही वो यहाँ भी इसलिए आया ताकि वो किसी भी तरीके से तुम्हें अपने साथ ले जा सके, तुम्हारे चरित्र इज्जत पर सवाल खड़ा कर सके। अदिति बोली, चिंता मत करो, मैं उस सोमेश को उसके किए की सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। इतनी आसानी से मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन लड़कियों की आज़ादी अभी तक नहीं मिली है उन्हें। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम चिंता मत करो मानसी। मानसी ने एक फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए अदिति को देखा और देखकर बोली। मानसी बोली, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है अदिति इन सब से लड़ने की। बस हाँ, तुम्हें आगाह ज़रूर करूँगी कि ध्यान रहे, क्योंकि एक मानसी तो सोमेश के जुल्मों का शिकार हो चुकी है। अब अदिति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हें वो सब कुछ ना सहना पड़े जो मुझे सहना पड़ा है। रियांश जी बहुत अच्छे इंसान है और उनका परिवार उनसे भी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें हर वो खुशी प्राप्त हो। इतना कहकर मानसी वहाँ से चली गई। लेकिन अदिति किसी सोच में पड़ चुकी थी। उसे समझ आ चुका था कि उसने घर से भागकर कितनी बड़ी गलती करी। मानसी के पिता की मृत्यु पर उसे अफसोस था, लेकिन अब वह उनकी मृत्यु का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। मानसी की हालत का जिम्मेदार भी उसने खुद को ही ठहराया हुआ था। मानसी वहां से जा चुकी थी, लेकिन अदिति एक गहरी सोच में थी। अदिति वहां से सीधे रूम के बाहर आई तो रास्ते में उसकी मुलाकात सोमेश से हो गई, और उसकी और सोमेश की टक्कर होते होते बची। अपने सामने सोमेश को देखकर अदिति बिना उसकी तरफ देखे दूसरी ओर से जाने को हुई तो तभी सोमेश बोला, क्या बात है, मुझे देखकर इग्नोर कर रही हो? लगता है ज्यादा ही पर निकल आए हैं तुम्हारे। भूल गई क्या मुझे? पहले तो मेरे सामने डरी हुई रहती थी। अदिति बोली, पहले वाली अदिति में और आज की अदिति में बहुत फ़र्क है। और भूलो मत, पहले मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता जुड़ने वाला था, लेकिन अब तुमसे बात करने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। आई बात समझ में? सोमेश बोला, कुछ ज़्यादा ही पंख नहीं निकल आए हैं तेरे। और भूल मत मैं कौन हूँ। तू बेशक बदल चुकी है, लेकिन मैं आज भी वही सोमेश हूँ।
तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी सबके सामने, अब इतनी आसानी से तुझे छोड़ नहीं दूंगा मैं। अदिति बोली, तुम भी मत भूलना कि मैं कौन हूँ। मैं राठौर खानदान की होने वाली बहू हूँ, और तेरे जैसे को तो वो अपने घर का नौकर भी नहीं रखते हैं। औकात क्या है तेरी? बाप के पैसों पर उछल रहा है, खुद के दम पर कभी 2 रुपए भी कमाए हैं तूने? और हाँ, पहले मैं सिर्फ अपने पापा की वजह से चुप रहती थी, वरना दांत तो तेरे में उस समय भी तोड़ सकती थी। इसलिए मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करना। मैं मानसी नहीं हूँ, मैं अदिति हूँ। मगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तो अभी की अभी तुझे जहन्नुम पहुँचाने में देर नहीं लगवाऊंगी। सोमेश बोला, इतना घमंड? राठौर खानदान की बहू अभी तक तू बनी नहीं है, क्या पता बन भी ना पाए। अदिति बोली, ऐसे ख्याल तेरे सपने में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हकीकत का तो इससे कोई वास्ता नहीं है। सोमेश बोला, बहुत गुरूर है ना तुझे तेरी खूबसूरती पर। तुझे तो मैं ऐसा मज़ा सिखाऊंगा कि तू राठौर खानदान की बहू बनना तो दूर, तू किसी शरीफ खानदान की बहू बनने के लिए भी तरसेगी। अदिति बोली, अगर इसका उल्टा हो गया ना, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मर्द के वेश में जो नामर्द बना फिरता है तू, कहीं सचमुच का नामर्द ना बन जाए। आई बात समझ में? इसलिए मुझसे मत उलझ। और हाँ, रियांश को अगर मैं तेरे बारे में बता दिया ना, तो तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा क्या हाल होगा, क्योंकि वो तेरी तरह नहीं है। इतना कहकर अदिति वहाँ से जा रही थी, लेकिन सोमेश उसे जाने नहीं देना चाह रहा था। सोमेश उसे रोकते हुए फिर बोला, सोमेश ठीक बोला, है, मैं भी बहुत देखती अकड़ है हूँ, ना तुझमें, चैलेंज अब कर तू रही हूँ देख, तुम्हें। मैं अपनी कैसे शादी तेरी से अकड़ पहले तोड़ता पहले हूँ। जो अदिति घर वालों बोली, के सामने तुम अच्छा पति बनने का ढोंग कर रहे हो ना, और यहाँ तुम किस मकसद से आए हो, इसका खुलासा करके रख दूंगी। सोमेश बोला, पूरे लखनऊ में मेरे नाम का डंका बजता है, तो ये राठौर खानदान किस खेत की मूली है? इतना कहकर सोमेश वहां से चला गया। सोमेश को अंदाजा भी नहीं था कि जिस खानदान के बारे में वो इतना सब बोल रहा है वो कौन है और उसकी पहुंच कहाँ तक है। इस बात से अनजान सोमेश अपनी रात की प्लानिंग करने में लग चुका था। वहीं अदिति गुस्से में अपने हॉल की तरफ आ रही थी। तभी सामने उसके पिता खड़े थे, तो अदिति को गुस्से में देखकर वो बोले, केशव जी बोले, अदिति बेटा तुम इतने गुस्से में, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? अदिति बोली, नहीं पापा, किसी की इतनी हिम्मत थोड़ी ना कि मुझे कोई कुछ कह सके। केशव जी बोले, हाँ ये तो है, तू मेरी बेटी है। अगर किसी ने तुझे कुछ कहा या तेरी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसकी आंखें नोच लूंगा मैं। अदिति बोली, काश पापा आपने ये बात अपनी दूसरी बेटी, जिसे आप सबके सामने अपना कर अपने घर लेकर आए थे, उसके बारे में भी सोची होती, आपको उसका दर्द नजर आ जाता। वहीं दूसरी बेटी, जिसे आप उसके ससुराल वालों के सामने बड़े ही हक से सिंह हाउस लेकर आए हुए थे और पूरे समाज के सामने आपने ये कहा था कि वो आपकी दूसरी बेटी है, तो आपको जब एक बेटी का गुस्सा, तकलीफ और दर्द दिख रहा है, तो दूसरी बेटी का दर्द क्यों नहीं दिख रहा? क्यों देखकर भी अनजान बैठे हुए हैं आप? अदिति ने इतना कहा तो केशव जी को सोचने पर मजबूर हो गए। केशव जी अदिति की तरफ देखकर फिर बोले। केशव जी बोले, किस बारे में बात कर रही हो अदिति? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अदिति बोली, क्या पापा आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, या सिर्फ अनजान होने का नाटक कर रहे हैं सब कुछ जानते हुए भी? केशव जी बोले, नहीं बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मुझे पता है तू मानसी और सोमेश के रिश्ते के लिए इतने गुस्से में भरी हुई है, लेकिन सोमेश बदल चुका है और मानसी भी खुश है। अदिति बोली, क्या आपने मानसी से ये बात जानने की कोशिश करी है? पापा हो सके तो एक बार पता लगवाने की कोशिश करना। इतना कहकर अदिति वहां से चली गई, लेकिन छोड़ गई अपने पीछे ढेर सारे सवाल। केशव जी के दिमाग में अब वही सारे ख्याल चल रहे थे। वो यही सोच रहे थे कि तभी विमला जी पीछे से आकर उनसे बोली। विमला जी बोली, आप यहाँ? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गए हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी केशव जी बोले, विमला तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इतना खराब पिता हूँ कि अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देख पा रहा हूँ? सच सच बताओ विमला, तुम्हें क्या लगता है? विमला जी मुस्कुराते हुए बोली, देखिए आप खराब पिता नहीं हैं, लेकिन आप बहुतों की सोचते हैं और उस वजह से अपने बच्चों का भविष्य नहीं सोच पा रहे हैं। उनकी मर्जी से ज़्यादा महत्व आप समाज, रिश्तेदारी, दोस्ती, रिश्तेदार और रिश्तों को देते हैं, और लास्ट में आपके खुद के बच्चे आते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खराब पिता हैं, आप बहुत अच्छे पिता हैं, लेकिन जो आपको अपने बच्चों को सबसे अंत में रखना है वही आपके लिए सबसे बुरी चीज़ है। अदिति आपसे दूर हुई है, क्यों उसने आपको ये सब नहीं बताया कि वो रियांश से प्यार करती है? क्यों रियांश का परिवार आपके पास बात करने के लिए आया? कभी सोचा है आपने? केशव जी बोले, सोचता तो मैं भी हूँ, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी भी तो बढ़ चुकी है। सिर्फ अदिति ही नहीं, सोचना तो मुझे मानसी के बारे में भी चाहिए था। भरी समाज में उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाया था मैंने, क्या सचमुच में एक अच्छा पिता बन पाया? विमला जी केशव जी का हाथ पकड़ते हुए गार्डन एरिया की तरफ लेकर गई और वहाँ खड़े एक गमले को दिखाते हुए बोली। विमला जी बोली, देखिए इन फूलों को,
अगर इन्हें खाद दो, पानी दो, समय से इनकी परवाह करो, केयर करो तो ये फूल बन जाते हैं खूबसूरत से। और अगर ऐसा ना हो पाए तो इस पौधे को उजड़ने में जरा भी समय नहीं लगता। बच्चे भी और उनके मन में चल रहे अपने माता पिता के लिए भाव भी इस कोमल फूल के समान ही होते हैं। अगर समय से उन्हें खाद, पानी, हवा और प्रकाश न दिया जाए तो वो उजड़ जाते हैं। अदिति को तो आप बचपन से जानते थे, फिर भी आपने अपने पिताजी के कहने पर उस इंसान से उसका रिश्ता तय कर दिया जो उसके लायक नहीं था। जब वो अदिति के लायक नहीं था तो आपको क्या लगता है वो मानसी के लायक हो सकता है? केशव जी बोले, लेकिन सोमेश तो बदल रहा है। हम दोनों ही जानते हैं कितने अच्छे से बिहेव करता है वो मानसी से। विमला जी बोली, क्या आपने कभी मानसी से जानने की कोशिश की है कि क्या वो खुश है इस रिश्ते में? देखिए, आपने मानसी की जिम्मेदारी ली है तो उस जिम्मेदारी के तौर पर मत निभाइए उसे। एक पिता का प्यार, उसे बेटी का सम्मान दीजिए। दुनिया की परवाह करोगे तो आपके बच्चे आपसे बहुत दूर हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे बेटी की तरह हमारी दोनों बेटियां आपसे दूर हो जाएं। अगर आपने समय रहते अपने बेटे को समझा होता और सोमेश की बहन से उसका रिश्ता ज़बरदस्ती जोड़ने के बारे में इनकार किया होता तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता, ना कि हमारी बहू और हमारे दोनों पोतों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुका होता। आपके पिता ने कुछ गलत फैसले लिए हैं, उन्हें स्वीकार कीजिए कि हाँ वो गलत थे। ज़रूरी नहीं कि माता पिता हमेशा सही फैसले करें, कभी कभी उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है कि हाँ ये गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पिता ने हमेशा हम बच्चों का गलत चाहा, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य तय करने वाले वो या हम लोग नहीं होते हैं। हमारे बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा ये उनके भविष्य में ही रहने देते हैं। जिस उम्र में जो करना होता है उन्हें वही करने देना चाहिए। बचपन में बचपना, खेलना कूदना, जवानी में उनकी पढ़ाई लिखाई, करियर, और शादी का जब समय आता है तब उनसे उनकी इच्छाएं पूछो। अपनी इच्छाओं पर थोपनी नहीं चाहिए। हाँ, हम उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर अपनी कोई भी इच्छा ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते। सोमेश की बहन का रिश्ता हमारे अविनाश ने ठुकरा दिया था, लेकिन अदिति ने जब इस रिश्ते को अपनाने से इनकार किया तो आप जिद पर उतर आए। आपको उस समय समाज की परवाह थी। खैर, आप एक बार मानसी से बात करें, क्या पता मानसी आपको सच्चाई बताए। विमला जी की ओर देखकर केशव जी एक बार फिर थोड़ा चिंतित होते हुए विमला जी की ओर देखकर फिर बोले। केशव जी बोले, यही तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मानसी मुझे सब कुछ बताएगी। अगर मानसी ने मुझे सच्चाई नहीं बताई और झूठ बोल दिया तो मैं क्या करूँगा? तभी विमला जी बोली, तो आप उसे ये विश्वास दिलाइए कि उसके साथ आप हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे की नींव हैं। हम उनके साथ अभी जैसा करेंगे हमें बुढ़ापे में वही काटने को मिलेगा। मैं जानती हूँ सोमेश को भी और उसके परिवार को भी। मैं क्या, आप भी तो जानते हैं उन्हें, बचपन से हमने उन्हें देखा है। आपको क्या लगता है इस एक साल में क्या सोमेश बदल जाएगा? बचपन की आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती हैं। केशव जी बोले, तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। तो विमला जी बोली, आप बस कुछ दिन नज़र रखिए मानसी पर भी और सोमेश पर भी। आपको ये सुनते हुए थोड़ा बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन आपको एक सच्चाई बताने जा रही हूँ मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मानसी खुश नहीं है उस घर में। मैंने देखे हैं मानसी के बदन पर वो चोट के निशान। जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी, उसके पिता की मृत्यु को ज़्यादा समय नहीं हुआ था, सिर्फ 4 महीने हुए थे। और आपको क्या लगता है मानसी को आपने गोद ले लिया तो क्या सोमेश का बर्ताव बदल चुका होगा? वो सिर्फ हमारे सामने बदला हुआ है। आदमी की फितरत और आदतें जो बचपन से हैं वो एकदम से नहीं बदला करती हैं, उसमें धीरे धीरे बदलाव होता है। और क्या पता सच में सोमेश बदल चुका हो तो भी हमें पता चल जाएगा। केशव जी ने विमला जी की सारी बातें सुनी और वह विमला जी की सारी बातें समझ चुके थे। अब उनका ध्यान सोमेश और मानसी के रिश्ते पर था। इसके बारे में ना सोमेश जानता था और ना ही मानसी। केशव जी और विमला जी आपस में बात करते हुए गार्डन से जा चुके थे, लेकिन अब केशव जी का नज़रिया धीरे धीरे बदल रहा था। सोमेश, जो कि दिन भर में केशव जी के आसपास मंडरा रहा था ताकि वो केशव जी के सामने अपने आप को और अच्छा बना सके, लेकिन केशव जी अब उसकी सच्चाई पर और अच्छाई पर गौर नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। तभी केशव जी सोमेश की ओर देखकर बोले। केशव जी बोले, सोमेश बेटा, एक बात बताओ, तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? अचानक केशव जी के मुंह से ये बात सुनकर सोमेश थोड़ा हैरान था। सोमेश बोला, मतलब अंकल जी, मैं कुछ समझा नहीं, कहने का क्या मतलब है आपका? केशव जी बोले, अरे इतने बड़े हो चुके हो तुम, शादी हो चुकी है तुम्हारी, कुछ समय बाद तुम्हारा परिवार आगे बढ़ेगा, कब तक अपने पिता के ऊपर निर्भर रहोगे? मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ काम धंधा करो बेटा, बिजनेस की बारीकियाँ सीखो। अब कोई यूं ही कोई
तुम्हें अपना जमा जमाया सारा बिजनेस नहीं दे देगा। उसके लिए तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो आना चाहिए, इसलिए शुरू से शुरुआत करनी तो ज़रूरी है। तुम्हारे पिताजी का बिजनेस तुम्हारे भाई कितने अच्छे से हैंडल करता है ये तो तुमने देखा ही है, जबकि वो तुम्हारा चचेरा भाई है। फिर भी वो बिजनेस को कितनी बारीकी से समझता है और कितनी ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। लेकिन कब तक ऐसा होगा? तुम्हारे पिता ने अपनी कंपनी के 45% शेयर्स अपने भतीजे को दे रखे हैं और उसे मिलने भी चाहिए। आखिर वो मेहनत भी तो कर रहा है। तो बेटा तुम बताओ, तुमने क्या सोचा है? सोमेश बोला, इसमें सोचना क्या है पापा जी, आपकी भी तो कंपनी है। भाई पापा की कंपनी संभाल रहा है, मैं आपकी कंपनी संभाल लूँगा। और वैसे भी अदिति का पति तो खुद इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है, उसे आपकी छोटी सी कंपनी से क्या ही लेना देना होगा। और कौन सा आपका बेटा यहाँ है, तो पापा जी आप इस बारे में क्यों ज़्यादा सोच रहे हैं? मैं हूँ ना सब कुछ संभालने के लिए यहाँ। सोमेश ने ये बात बड़ी ही आसानी से कही और सोमेश की ये बात सुनकर केशव जी हैरान थे। लेकिन सोमेश को जवाब देना भी ज़रूरी था, इसलिए केशव जी ने सोमेश से ऐसी बात कही जिसकी उम्मीद सोमेश को तो बिल्कुल भी नहीं थी, जिसे सुनकर उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। केशव जी आश्चर्यचकित होते हुए सोमेश की ओर देख कर बोले। केशव जी बोले, नहीं बेटा, रिश्तेदारी और जिम्मेदारी में बहुत अंतर होता है। मैंने मानसी को अपनी बेटी माना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अदिति के साथ जाति कर दूंगा। तुम्हें पूरी कंपनी की बागडोर नहीं दे सकता मैं। तुमने उसके लिए किया ही क्या है? अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से मैं अपनी सारी कंपनी की बागडोर तुम्हें दे दूंगा तो तुम गलत हो और गलत समझ रहे हो। इसके लिए तुम्हें खुद को प्रूव करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सारी कंपनी अपने एक ही दामाद पर लुटा दूंगा। दूसरे को क्या ज़रूरत मेरी कंपनी की, लेकिन ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उसे कुछ नहीं दूंगा। तुम पहले अपने अंदर वो काबिलियत तो लेकर आओ, मेरे सामने 2 पैसे कमा कर तो लेकर आओ, तब मैं जानूँ कि तुम मेरी कंपनी संभालने के लायक हो या नहीं। बरसों से बनाई हुई अपनी इज्जत को यूं ही थोड़ी ना ताक पर रख दूंगा मैं। तभी सोमेश बोला, पर पिताजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका दामाद हूँ और वैसे भी आपका बेटा तो यहाँ रहता नहीं, तो क्या सब कुछ आप लास्ट में अपने दामाद को ही दे देंगे? और आपका एक दामाद इतना ज़्यादा अमीर है, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई दिलचस्पी होगी आपकी छोटी सी कंपनी में। केशव जी बोले, दिलचस्पी होना या ना होना अलग बात है, और तुमसे किसने कहा कि मैं अपना सारा कारोबार तुम्हें सौंपूंगा? देखो सोमेश बेटा, तुम मेरी कंपनी में नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम अभी भी अपने पिता के साथ उनके कारोबार में ही हाथ बटाते हो, और वो भी तब जब तुम्हारा मन करता है। मेरी कंपनी यूं ही मैं तुम्हारे हाथों में नहीं दे सकता, और इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि मेरे बाद वो कंपनी तुम्हारी होगी। वसीयत में पहले ही बना चुका हूं। मेरी कंपनी पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है और कुछ अधिकार मेरी दोनों बेटियों का। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। बेहतर होगा कि तुम अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दो। लोग हो, आने वाले समय में तुम्हारा परिवार बढ़ेगा, तुम पिता की जिम्मेदारी निभाओ। उससे पहले मैं चाहता हूँ मेरी बेटी मानसी की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से वहन करो। मानसी सिर्फ मेरी नाम की बेटी नहीं है, मानसी को मैंने अपनी बेटी माना है। बेहतर होगा कि तुम उसे मेरी बेटी समझो। मानसी और अदिति में मैंने कोई फ़र्क नहीं किया है। बेहतर होगा कि तुम इस बात को जल्द ही समझ जाओ। खैर, शादी की तैयारी करनी है मुझे, और इसलिए तुम्हें शादी पूरी होने तक का समय दे रहा हूँ। तब तक कुछ ना कुछ सोच लो कि तुम्हें आगे भविष्य में क्या करना है। तुम हाथों में हाथ डाले बैठे रहना बिना किसी जिम्मेदारी को उठाए कब तक जीते रहोगे? इतना कहकर केशव जी वहाँ से चले गए, लेकिन सोमेश के लिए एक बहुत बड़ा झटका छोड़ गए थे। सोमेश, जो कि यह सोच रहा था कि ज़िंदगी आसानी से कट जाएगी, उसे तो सिर्फ अदिति को सबकी नज़रों में गिरा कर वापस पाना है, लेकिन यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। केशव जी ने सोमेश के आगे कंडीशन जो रख दी। खैर, केशव जी तो अपनी बातें कहकर जा चुके थे, लेकिन सोमेश बेचारा सोच में पड़ गया था कि अब वो क्या करे। एक तरफ उसे अदिति से बदला लेना है और एक तरफ केशव जी द्वारा दी गई चेतावनी। खैर, समय निकलता जा रहा था। दिन का समय हुआ तो सभी लोग शॉपिंग के लिए रवाना हुए, क्योंकि शाम को सभी को प्रताप मेंशन जाना था। वहाँ योगिता जी ने एक पूजा रखवाई हुई थी अपनी परपोती के स्वागत के लिए। आद्या भी चाहती थी कि घर में एक बड़ी सी पूजा हो जाए, ताकि सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए और सभी लोग खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें। घर वाले शॉपिंग करने के बाद सीधे ही प्रताप मेंशन के लिए चले गए। वहां पहुंचकर तो सोमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि राठौर फैमिली और प्रताप फैमिली इतनी ज़्यादा अमीर होंगी। सोमेश को अच्छी खासी चेतावनी मिल चुकी है केशव जी से, तो वहीं सोमेश जा चुका है सभी घर वालों के साथ प्रताप मेंशन में, जहां जाकर उड़ गए हैं उसके होश। उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा अमीर परिवार निकला राठौर परिवार। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर सोमेश क्या करता है पूजा में, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में।
आप सभी लोगों को कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।